नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लैब असिस्टेंट के सिलेबस में एक आपका टॉपिक है ज्योग्राफी का, सौर तप, ऊष्मा और तापमान। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम सौर ताप और ऊष्मा की ही बात करेंगे। फिर अगले एक और लेक्चर में मैं आपके साथ तापमान की बात डिस्कस करूंगा। अच्छा चैप्टर है, अच्छा क्वेश्चन आता है ना। और मुझे नहीं लगता कि आपने कभी इसका कोई वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे वगैरह पे देखा होगा। ऐप पे मैंने पढ़ा दिया है, ऐप पे जाके आप देख सकते हैं, बट एक क्लास में यहाँ पे भी आपकी ले लेता हूँ। देखिए, हमारा है सौर तप, या इसके लिए एक और शब्द है सौरिक विकिरण। क्या है ये, इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पृथ्वी पर जो भी ऊष्मा आ रही है, जब अब कभी भी आपके सामने ऊष्मा शब्द आ जाए तो ऊष्मा को परिभाषित कैसे करोगे? तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। पृथ्वी पर ऊष्मा का जो अंतिम स्रोत है वो सूर्य है, और सूर्य की ये ऊष्मा हमारे तक जिस तरीके से पहुंचती है उसे ही हम सौरिक विकिरण या सौर विकिरण कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, वायुमंडल को प्राप्त होने वाली ऊष्मा का जो अंतिम स्रोत है ना, वो कौन है? सूर्य है, जिसके द्वारा सौरिक विकिरण कहां तक पहुंचते हैं? पृथ्वी तक पहुंचते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, वायुमंडल को प्राप्त होने वाली ऊष्मा का अंतिम स्रोत सूर्य है, प्लस ये ऊष्मा विकिरणों के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचती है। इन विकिरणों को या तो क्या बोलो, सौर विकिरण, या फिर इनको कहते हैं सौरिक विकिरण कहा जाता है। सौर विकिरण या सौरिक विकिरण कहा जाता है ना, जरूर याद रखना। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। पृथ्वी पर, वायुमंडल पर जो भी विकिरण पहुंच रहे हैं उन्हें सौरिक विकिरण कहते हैं। अब देखिए, ऊष्मा जो सूर्य से हमारे पास विकिरण के रूप में आ रही है ना, इस ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई है फोटोन। मैं लिख देता हूं, सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा की सबसे छोटी इकाई फोटोन है। अब देखिए, ये जो फोटोन नाम है ये दिया था आइंस्टाइन ने, है ना। नोबेल पुरस्कार मिला था बकायदा इनको, है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं, फोटोन क्या है? फोटोन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या फिर पैकेट्स है। और ये बात किसने कही थी? ये बात आइंस्टीन ने कही थी। नाम सुना होगा आपने आइंस्टीन का, है ना। तो फोटोन ऊर्जा के बंडल है, ये बात किसने कही थी? आइंस्टीन ने कही थी। और यहां पे एक बात और लिखते हैं अपन, सौर विकिरण फोटोन से बना है। फोटोन से बना है, ठीक है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये सूर्य की जो बाहरी सतह है जहां से फोटोन निकलते हैं उसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य की बाहरी सतह जहां से फोटोन निकलते हैं उसे
फोटोस्फीयर कहते हैं। बात समझ रहे हैं? देखिए, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आपके पास पहले क्या होनी चाहिए? बेसिक टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, कुछ शब्द होने चाहिए जिनका हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, है ना। पहली बात, विकिरण। जब कोई भी ऊर्जा आप तक स्वयं पहुंच रही है, छोटे छोटे कणों के रूप में पहुंच रही है, तो इसे विकिरण कहा जाता है ना। सूर्य की ऊष्मा जो विकिरणों के तहत आप तक पहुंच रही है, उसका निर्माण किससे हुआ है? फोटोन से हुआ है। फोटोन क्या है? फोटोन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट हैं। यह बात किसने कही थी? यह बात आइंस्टीन ने कही थी। फोटोस्फीयर क्या होता है? सूर्य का सबसे बाहरी भाग जहां से फोटोन उत्सर्जित होते हैं या निकलते हैं, उसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। अब अगली बात आती है कि ये फोटोन जो सूर्य से निकले हैं, इसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है ना। तो बात करते हैं। देखिए, पहली बात, सूर्य व पृथ्वी के मध्य की दूरी लगभग 15 करोड़, करोड़ लिखना पड़ेगा, 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी की बीच कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है ना। और सूर्य की किरणें जो हैं, ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से, सूर्य की किरणें 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से यह दूरी तय करती है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। देखिए, वैसे 8 मिनट 13 सेकेंड लगते हैं, है ना। तो पर मैं 8 मिनट लिख रहा हूं, ठीक है। ये जो प्रकाश सूर्य से जो एक फोटोन निकलता है, लगभग 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंच जाता है। इसी को हम सूर्य विकिरण कहते हैं, है ना। एक और बात, सौर विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचता है, माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचता है, ठीक है। देखिए, सौर की जो विकिरण है ना, मतलब कि जब कभी भी तरंगे चलती है ना, तरंग क्या होता है? किसी भी ऊर्जा का एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का जो तरीका है, वे टू प्रोपोगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ये प्रोपोगेशन का जो तरीका है, तरीका कैसे गई, वही तरंग है। तरंगे 2 प्रकार की हो सकती है, या तो होती है यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स, या होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो, इनको चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। जबकि आपके विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये बिना किसी माध्यम के स्वयं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चल सकती है। क्यों? देखो, यांत्रिक तरंगों में तो क्या होता है कि हर माध्यम के अंदर जो कण होते हैं, अणु होते हैं, उन कणों के सहायता से ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, समझ रहे हैं। जबकि विकिरण में क्या होता है और विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या होता है, ऊर्जा का एक छोटा सा पैकेट खुद अपना रास्ता तय करता है, उसे रास्ते में किसी की जरूरत नहीं है। तो सूर्य का प्रकाश कभी भी आप बोलेंगे तो ये कैसी तरंग है? ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगली बात देखते हैं। देखिए, सूर्य से आने वाला यह विकिरण 3 प्रकार का होता है। कितने का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब सूर्य से जो विकिरण आ रहा है, हमें देखना पड़ेगा ये क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो आप देखिए, ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है इसके अंदर? पहली बात तो ये जो अपन ने डिवाइड किया, ये कैसे किया? तो देखिए, इसके लिए आपको एक शब्द समझना पड़ेगा, तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य
दैर्ध्य, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। इसका साइन होता है, मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, ये लैम्डा है ना। तो पहली बात तो तरंग दैर्ध्य होता क्या है? देखिए मान लीजिए कोई ऐसी एक ऊर्जा की तरंग है, साइन वेव है, ऐसे चलती है ये वेव, ठीक है। अब ये तरंग कहीं ना कहीं इसका एक एम्पलीट्यूड होगा। एम्पलीट्यूड मतलब कि जो अधिकतम, ये जो हाइट होती है ना, कोई भी कण अपनी मूल स्थान से अधिकतम जितनी दूरी तक जाता है वो इसका एम्पलीट्यूड या आयाम कहलाता है। दो आयामों के बीच की जो दूरी है, ये मान लेते हैं ये ए है, ये ए डैश है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है यही लैम्डा है, यही तरंग दैर्ध्य है। समझ रहे हैं? दो आयामों के बीच की दूरी यही क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है। तरंग दैर्ध्य का जो मापन होता है, मापन मेजरमेंट, वो होता है नैनोमीटर में। किस में होता है? नैनोमीटर। अब कोई आपसे पूछ ले कि नैनोमीटर क्या होता है ना, तो नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। कहीं पर भी नैनोमीटर लिखना है तो इसका मतलब क्या है? 10⁻⁹ मीटर। तो अभी हमारी बात हुई कि सौर विकिरण जो आ रहा है वो कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। तो देखो ये 3 प्रकार का जो विकिरण है ना, ये एक्चुअली तरंग दैर्ध्य के आधार पर ही है, लैम्डा के आधार पर है। जैसे देखो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की एक रेंज है। मेन आपको यही आंकड़ा याद रखना है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में। देखो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच का जो प्रकाश है इसको कहते हैं अपन श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट। धूप होती है ना, धूप, ये धूप है। ये जो धूप आ रही है, जो धूप आपको दिखाई दे रही है, ये 400 से 700 नैनोमीटर की। इस धूप में आपने सुना होगा ना, ठीक है कि श्वेत प्रकाश है, बट ये एक्चुअल में कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से मिलकर बना है। प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। यह बात एक्सपेरिमेंट करके किसने साबित करी थी? न्यूटन ने साबित करी थी। और उसने बताया कि यहां पर आपको 7 रंग मिलेंगे, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बैनी, आह, पिनाला। या फिर इसके लिए हम एक शब्द और लिख सकते हैं, अंग्रेजी वाला, विबग्योर। विबग्योर, वॉयलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है। तो ये कैसा होता है? श्वेत प्रकाश। अब देखिए जिसका तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से कम है, जिसका तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से कम है, उसे हम कहते हैं पराबैंगनी। बैंगनी से भी परे, पराबैंगनी, जो बैंगनी से परे है वो क्या होता है? पराबैंगनी। समझ रहे? ये पराबैंगनी किरणें हैं। ठीक है। इनको इंग्लिश में लिखूं, अल्ट्रा वायलेट रेज, जिनका तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से भी कम होता है, यूवी रेज बोलते हैं अपन इनको। और लाल से जो अधिक है, 700 नैनोमीटर से जो ज्यादा है, लाल से ज्यादा, तो इसके लिए हमारे पास एक शब्द है, 700 नैनोमीटर से जिनका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, अवरक्त विकिरण। क्या है? अवरक्त विकिरण। अब देखिए अवरक्त विकिरण का अंग्रेजी में नाम है इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन। समझ रहे? इसका तरंग दैर्ध्य क्या है? 700 नैनोमीटर से ज्यादा है। तीनों की खासियत क्या है? देखिए आप, पराबैंगनी विकिरण वायुमंडल को गर्म करते ही नहीं, पराबैंगनी विकिरण वायु को गर्म करते ही नहीं, परंतु ये जिस सतह पर गिरते हैं वहां पर कुछ है ना, पिगमेंटेशन को चेंज कर देते हैं। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा धूप में घूमते हैं तो आपकी त्वचा काली पड़ जाती है, इसका कारण पराबैंगनी विकिरण ही। जबकि ये लास्ट वाले अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड, जिस किसी भी वस्तु पर गिरेंगे उसे जबरदस्त गर्म कर देंगे, दैट इज इंफ्रारेड वेव्स। ये जो हमारा माइक्रोवेव काम करता है वो अवरक्त विकिरण के सिद्धांत पर ही काम करता है। बीच में बचा व्हाइट लाइट, जिसमें थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट होता है, थोड़ा सा आयोनाइजेशन इफेक्ट होता है, दोनों चीजें होती है। बात समझ रहे? तो बेसिकली ये जो पराबैंगनी विकिरण है, अब तीनों का बात कर लेते हैं। ये जो पराबैंगनी विकिरण है ना, इसको मैं लगा रहा हूं 1 नंबर। ये पराबैंगनी विकिरणी है लघु तरंग विकिरण। इनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल होगा? लघु तरंग विकिरण।
मान लीजिए कि सूरज से 100% ये सौरिक विकिरण आ रहे हैं, सोलर रेडिएशन आ रहे हैं, तो टोटल का 6% क्या होता है, यूवी रेज होती है। बात समझ रहे? दूसरी तरफ ये सेकंड नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड नंबर, है ना, श्वेत प्रकाश। इसको बोलते हैं मध्यम तरंग विकिरण। मध्यम तरंग विकिरण जो मान लेते हैं कि 100% रेडिएशन आ रहा है, तो लगभग 52% किससे आता है, हमें व्हाइट लाइट आती है, यानी कि धूप आती है। और बचा ये तीसरा चीज, है ना, ये तीसरी चीज, इनको क्या कहेंगे अपन, दीर्घ तरंग विकिरण। क्या कहेंगे, दीर्घ तरंग विकिरण। ये आते हैं कितने, लगभग 42%। ये हमारे सोलर रेडिएशन का प्रतिशत है। बात समझ रहे? ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। ओके, एक नोट यहां लगा देता हूं मैं, एक नोट लगा देता हूं। अधिकांश दीर्घ तरंग विकिरण वायुमंडल द्वारा सोख लिए जाते हैं, नहीं तो भाई साहब पृथ्वी आग का गोला बन जाती। वायुमंडल द्वारा सोख लिए या परावर्तित कर दिए जाते हैं, सोख लिए जाते हैं, नहीं तो हमारी हालत खराब हो जाती है। बात समझ रहे? तो दोस्तों ये हमारा सूर्य का जो तप आ रहा है उसका डिवीजन है कि आपको ये चीजें किस किस कारण से देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि इसको जो डायग्राम मैंने बनाया है उस डायग्राम को आराम से देख सकते हैं, है ना। फिर मैंने आपसे कहा कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, विबग्योर, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, तो कुल मिला के हमें क्या करना है, अब हमें बात करनी है कि ये जो हमारे को प्रकाश पूरा मिल रहा है इससे कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। एक्चुअली उस ऊर्जा के लिए हमारे पास एक शब्द है, वो कई बार आ जाता है कि सौर स्थिरांक या सौर उष्मांक क्या है, उसके बारे में बात करिए। तो देखिए, अच्छा इसमें एक और फैक्ट बनता है, हालांकि ये क्वेश्चन कराना तो प्रकाश में चाहिए, वो प्रकाश आता है ना उसमें, विज्ञान में, साइंस में, वहां पे करवाना चाहिए, बट मैं यहां बता देता हूं आपको। 7 रंगे हमारे पास, उसमें देखिए सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किसका है, लाल का। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका है, बैंगनी का। ये बात वैसे साइंस की है, बट ठीक है मैं यहां बता रहा हूं, लिख ही देता हूं, चलो कोई बात नहीं, है ना। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य तो ये किसका होता है, लाल का। और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य ये किसका होता है, ये होता है बैंगनी का। ये मेरे ख्याल से आप कर सकते हो, है ना, हो जाएगा। तो ये एक फैक्ट है, फैक्ट याद करने वाला है और कुछ नहीं। चलिए अगली बात करता हूं मैं, सौर स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट क्या होता है। देखिए अगली बात है सौर स्थिरांक, या इसको बोलते हैं सौर उष्मांक। इंग्लिश में बोलूं, सोलर कांस्टेंट क्या है और कितना है। पहली बात तो ये है क्या, आप इसकी बात करें, है ना। तो पृथ्वी पर जो विकिरण आ रहा है, आप लिखिए, देखिए पृथ्वी पर आने वाला सौर विकिरण, पृथ्वी पर आने वाला जो सौर विकिरण है, ये 2 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 2 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से आता है। प्रति मिनट की दर से आता है। इसे ही सौर स्थिरांक कहा जाता है, सौर स्थिरांक कहा जाता है। बात समझ रहे? आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सौर स्थिरांक क्या है, उसकी वैल्यू लिखी होगी,
अब नीचे होगा 2 किलो कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये मेरे ख्याल से तो आप समझ जाओगे, बट मैं थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख देता हूं कि ये क्या चीज है, तो आप इसको लैंग्वेज में याद करना। 2 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, यही हमारा क्या है, सौर स्थिरांक है, सोलर स्थिरांक है। कर लोगे? ठीक है। फिर देखिए अब क्या है कि सूर्य की जो ऊर्जा हमारे तक पहुंच रही है उसका सिर्फ 51% भाग ही हम तक पहुंचता है, शेष वायुमंडल द्वारा वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर दिया जाता है। एक छोटी बात है, आगे मैं इसको और एलोबरेट करूंगा कि ऐसा कैसे होता है। मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, सौर विकिरण का लगभग 51% पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है, सतह तक पहुंचता है, सतह मतलब जहां हम रहते हैं पहुंचता है। बाकी वायुमंडल द्वारा पुनः अंतरिक्ष में परावर्तित कर दिया जाता है, पुनः अंतरिक्ष में परावर्तित कर दिया जाता है। ध्यान रखेंगे आप इसको। ठीक है, अगली बात करते हैं कि ये जो सौर ताप या सौर विकिरण आ रहे हैं, क्या इन पर किन्हीं कारकों का प्रभाव पड़ता है? क्या क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका इन कारणों जो इसको प्रभावित करती है, जैसे बादल आना, वनस्पति का होना, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, है ना, दिन की लंबाई, ये सब चीजें। तो चलिए थोड़ा कारणों पे चर्चा करते हैं। मैं लिखता हूं सौर विकिरण, जिसके लिए हम सौर तप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सौर तप को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, कारक होते हैं फैक्टर्स। ठीक है, चलिए इसमें देखिए पहली चीज होती है, पहली चीज जो इसमें है वो है सूर्य की किरणों का झुकाव, किरणों का झुकाव। देखिए ये बात तो आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि सूर्य की किरणें जो हैं वो भूमध्य रेखा और ऐसा कह दूं कर्क और मकर रेखा के बीच में बिल्कुल क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है ना। तो आपको भूमध्य रेखा के आसपास सूर्य ताप अधिक मिलेगा, जबकि सूर्य की किरणें कहां पर, ध्रुवों पर तिरछी पड़ती है, इसलिए उसको सूर्य ताप सबसे कम मिलेगा, है ना। तो मैं लिख देता हूं भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो अधिक ताप मिलता है, जबकि ध्रुवों पर तिरछी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती है तो ताप भी कम मिलता है। इसलिए तो हमारे ध्रुव जमे हुए हैं, वहां पर क्या है, बर्फ जमी हुई है। दूसरी है दिन की लंबाई। आपका दिन कितना लंबा है, दिन की लंबाई, जैसे आपको पता होगा 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, अर्थात 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, इसीलिए वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म दिन भी है। मैं लिख देता हूं 21 जून कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, अतः 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा, मतलब सूर्य के दर्शन सबसे ज्यादा देर तक होंगे तथा सबसे गर्म दिन होगा,
सबसे गर्म दिन होगा। और 22 दिसंबर, दूसरी घटना कहां हो जाएगी? 22 दिसंबर मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकेगा। समझ रहे हैं आप? अतः 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा व गर्म दिन होगा। क्लियर है? ठीक है, तो आपने 2 पॉइंट पढ़े, कौन से? सूर्य की किरणों का झुकाव और दिन की लंबाई। अगली चीज करते हैं अपन, वायुमंडल की पारगम्यता। अगला क्या करते हैं? वायुमंडल की पारगम्यता। अर्थात देखिए, अगर वायुमंडल से किरणें पृथ्वी तक पहुंच गई है तो क्या असर पड़ेगा? ठीक है, वायुमंडल की पारगम्यता का क्या असर पड़ेगा? देखिए, बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? वायुमंडल की पारगम्यता, इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, जिन स्थानों पर मौसम साफ होता है वहां सूर्य का ताप भी अधिक मिलेगा। क्यों? बादल हो गए, है ना, ये बादल वगैरह होते हैं ना, बादलों से सूर्य की किरणें टकराकर वापस चली जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, लिख देता हूं मैं, जिन स्थानों पर मौसम साफ रहता है, मौसम साफ रहता है, वहां सूर्य तप अधिक मिलता है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। बादलों के अलावा ये धुंध, कोहरा, ये सब चीजें भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये भी क्या करती हैं? चीजों को प्रभावित करती है। चौथी चीज है दोस्तों, पृथ्वी व सूर्य के मध्य दूरी। पृथ्वी व सूर्य के मध्य दूरी, इसका क्या असर पड़ता है वो भी देखते हैं अपन। ठीक है, पृथ्वी व सूर्य के मध्य दूरी। पहली बात तो, क्या पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो मैंने लगभग दूरी बताई थी आपको 15 करोड़ किलोमीटर, क्या ये हमेशा वैसे ही रहती है? इसमें थोड़ा चेंज आता है। क्या चेंज आता है भाई? ये तो हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या करती है? एक अंडाकार पथ में चक्कर लगाती है ना। प्लस देखिए, हमारा जो सूर्य है ना, वो क्या है, एकदम सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा ऑफ सेंटर है। ऑफ सेंटर समझते हो ना, मतलब केंद्र की बजाय थोड़ा सा अलग जगह पर है ना, बिल्कुल सेंटर में नहीं है। तो आप देखिए, इसमें क्या होता है, एक मौका तो ऐसा आता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। मान लीजिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सर्वाधिक है, और सर्वाधिक भी कितनी? 15.1 करोड़ किलोमीटर होती है, 15.1 करोड़ किलोमीटर। और जो सबसे लीस्ट दूरी है, सबसे कम दूरी है, वो है 14.7 करोड़ किलोमीटर। यानी कि एक पॉइंट ऐसा आता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा दूरी जो है, इसको अपन कहते हैं अपसौर। अपसौर यानी कि सूर्य के साथ पृथ्वी की सबसे ज्यादा दूरी है ना, सबसे ज्यादा दूरी को ही अपन क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। ठीक है, और अपसौर कब आता है, कभी आपसे पूछ ले तो देखो, इसकी एक तारीख है, वो है 4 जुलाई। हालांकि किताब के अंदर 4 से 6 जुलाई लिखा होगा, बट एक तारीख जुलना हो, गिननी हो तो 4 जुलाई लेना। जबकि सबसे छोटी दूरी जो है, सबसे कम दूरी, इसको बोलते हैं उपसौर। समझ रहे हैं? और उपसौर आता है 3 जनवरी को। उपसौर क्या कब आता है? 3 जनवरी को। तो आप देखो, ये तो मानते हो ना कि जिस दिन हमारी पृथ्वी सबसे ज्यादा दूर होगी उस दिन हमारे पास सूर्य तप थोड़ा कम मिलेगा, और 3 जनवरी जिस दिन उपसौर होगा उस दिन हमें सूर्य तप जो है वो ज्यादा मिलेगा। तो पृथ्वी पर मैं लिख देता हूं कितना फर्क पड़ता है। पृथ्वी को 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा 6.6% सूर्य तप या विकिरण
ज्यादा प्राप्त होते हैं, ज्यादा प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये उपसौर अपसौर कई बार पूछ लिया जाता है। अपसौर, अप सूर्य से ज्यादा दूरी, उपसौर सूर्य और पृथ्वी के बीच में कम दूरी। बात समझ रहे? ठीक है। इसके अलावा देखो ये 4 हो गया। 5 नंबर में बता दूं आपको, वनस्पति की अधिकता, ये भी क्या करती है? अधिकता, है ना। अत्यधिक वनस्पति, अत्यधिक वनस्पति सूर्य विकिरण को परावर्तित करती है, परावर्तित करती है। वो भी कैसी? हरी वनस्पति। वनस्पति भी कैसी होनी चाहिए? हरी वनस्पति, है ना। तो अत्यधिक हरी वनस्पति है तो सूर्य का ताप क्या होगा? ज्यादा होगा, मतलब कम होगा, क्योंकि वो क्या होगा? परावर्तित करके वापस चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप देखो कि जब ये चीजें हो रही हैं तो हमको कहा जाता है ना कि ज्यादा से ज्यादा वो लगाओ, क्या लगाओ? पेड़ लगाओ, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। क्यों कहते हैं? ताकि क्या है कि ज्यादा विकिरण जो है इनको हमारे जो पेड़ पौधे हैं ये क्या करेंगे? ये ऊपर की तरफ वापस भेज देंगे, है ना। ऐसे कैसे? देखिए आप जब किसी जगह पर आप देखोगे कि वहां पर क्या है? बर्फ की सतह है, बर्फ की सतह परावर्तित अधिक करती है। घने बादल जो हैं वो भी सूर्य का धूप को वापस परावर्तित कर देते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पे, वनस्पति तो हो गया, इसके अलावा बर्फ तथा बादल भी सौर तप को परावर्तित करके तापमान को कम करते हैं। अगर आपको सौर से विकिरण मिलेंगे ही नहीं तो आपको वहां पर तापमान भी क्या होंगे? कम मिलेंगे। ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया आपको, सूर्य की तप आपको सर्वाधिक भूमध्य रेखा के आसपास मिलेगी, है ना। और सबसे कम आपको कहां मिलेगी? आपको भूमध्य रेखा के आसपास सबसे ज्यादा मिलेगी, और ध्रुवों के आसपास क्या मिलेगी? सबसे कम मिलेगी। ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करेंगे इसमें, एक और भी कई सारे कारण हो सकते हैं यार, है ना। और भी कई सारे कारण हो सकते हैं इसमें। देखो आप अगली अगर अपन बात करें कि ये जो सूर्य तप है इसका अक्षांशीय वितरण कैसा होता है ना। अक्षांशों के हिसाब से इसको अपन कैसे बांट सकते हैं? तो देखो सूर्य तप का जो अक्षांशिक वितरण है उसके अगर अनुसार अपन चलें तो इसको अपन 3 तरह से बांट सकते हैं, है ना। एक हो सकता है बिल्कुल कहां पर? हमारे जो भूमध्य रेखा के आसपास के अक्षांश है, फिर कर्क रेखा से 66.5 डिग्री तक, मकर रेखा से 66.5 डिग्री तक, और फिर फाइनली है ध्रुवों पर। तो बात करते हैं कि अक्षांशों पर इसका कैसा वितरण होता है। सौर विकिरण का अक्षांशीय वितरण, अक्षांशीय वितरण क्या होता है? तो देखो इसमें पहला पॉइंट लेता हूं मैं, निम्न अक्षांश। निम्न अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले, या इसको ऐसे कर लो आप, कर्क व मकर रेखा के मध्य। क्या होगा कर्क और मकर रेखा के मध्य? अधिकतम सूर्य तप मंडल, इसको क्या कहते हैं? अधिकतम सूर्य विकिरण प्राप्त होंगे। समझ रहे? दूसरा लेते हैं मध्य अक्षांश। दूसरा क्या है? मध्य अक्षांश। मध्य अक्षांश कहां से कहां होंगे? कर्क या मकर रेखा से 66.5 डिग्री अक्षांश तक, 66.5 डिग्री अक्षांश तक। इसमें क्या होगा आपको, है ना, इसमें आपको इस मंडल में वर्ष में एक बार अधिकतम
अधिकतम व एक बार न्यूनतम विकिरण प्राप्त होंगे। मतलब कि वही वाली बात है भाई, जब 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो इसी समय हमारी मकर रेखा पर क्या असर होगा, सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ रही होंगी। जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी होंगी तो उल्टा मकर रेखा पर यह सबसे तिरछी होंगी। यानी कि अगर कर्क रेखा पर अभी वो सबसे गर्म दिन है 21 जून, तो 21 जून मकर रेखा पर सबसे ठंडा दिन है। यानी कि एक के लिए सबसे अधिक हुआ तो दूसरे के लिए सबसे मिनिमम हुआ ना। और 22 दिसंबर को यह पलटेगा। 22 दिसंबर को मकर रेखा का सबसे गर्म दिन होगा तो कर्क रेखा का सबसे ठंडा दिन होगा। यानी कि साल में एक बार अधिकतम तापमान गया और एक बार न्यूनतम गया। सही बात है। और तीसरा है, तीसरा क्या है, उच्च अक्षांश। उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांश कहां होंगे, 66.5 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों तक। ध्रुव समझ जाओगे ना, 90 डिग्री तक। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे भी वर्ष में एक बार, यहां पर भी वर्ष में एक बार अधिकतम वो एक बार न्यूनतम ताप होगा, परंतु वर्ष में कुछ दिन सौर विकिरण शून्य होंगे। अरे ध्रुवों पर कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है ना, 2-2, 3-3 महीनों तक वहां पर सूर्य के दर्शन भी नहीं होते हैं। समझ रहे आप, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सूर्यताप की स्थिति बोलते हैं, जहां पर सूर्यताप क्या हो गया, शून्य हो गया। वहां पर क्या हो गया, सूर्यताप क्या हो गया, शून्य हो गया। तो ऐसा यहां पर होगा कि वर्ष में एक बार तो क्या हो गया, अधिकतम, एक बार हो गया न्यूनतम, बट वर्ष के कुछ महीने क्या होंगे, वर्ष के कुछ महीने आपको वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी सूर्य का दर्शन नहीं होगा। तो दोस्तों अगर इसको अपन बांटे तो इसको अपन 3 तरह से बांट सकते हैं। पहला वाला हो जाएगा अधिकतम सूर्यताप, दूसरा वाला हो जाएगा मध्यम सूर्यताप और तीसरा वाला हो जाएगा न्यूनतम सूर्यताप। बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि हमारी ये जो पृथ्वी के द्वारा सूर्य की ऊष्मा का जो विकिरण वगैरह है, इसके लिए भी हमारे पास कुछ नाम है। जैसे प्रकीर्णन क्या होता है, विसरण क्या होता है ना, परावर्तन क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, इनकी हमें जानकारी लेनी चाहिए। तो अगली हमारी बात वही है कि सौर विकिरण का वायुमंडल में अवक्षय कैसे होता है, अर्थात कटौती कैसे होती है या वो वहां पर खत्म कैसे हो जाते हैं। अगली बात मैं ले रहा हूं, सौर विकिरण का अवक्षय। अवक्षय अर्थात उनका वहां पर या तो काम आ जाना या फिर उसमें कोई कटौती हो जाना, है ना। तो मैं लिख देता हूं, सौर विकिरण या सौर तप जब तक पृथ्वी पर पहुंचता है उसमें कुछ कमी हो जाती है, इसे ही सौर विकिरण का अवक्षय कहा जाता है। क्या कहते हैं, सौर विकिरण का क्या कहते हैं, अवक्षय कहते हैं। अवक्षय निम्न प्रक्रियाओं द्वारा होता है। अवक्षय निम्न प्रक्रियाओं द्वारा होता है। कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं? ठीक है, पहली प्रक्रिया की बात करते हैं तो पहली प्रक्रिया है प्रकीर्णन। क्या है? प्रकीर्णन।
देखिए हमारे वायुमंडल के अंदर बहुत सारे गैसों के कण होते हैं, समझ रहे आप, और इन गैसों के कणों से टकराकर फोटोन जैसी गैस के कण से टकराएगा, इसका बिखराव हो जाएगा, है ना। तो वायुमंडल में स्थित गैसीय अणुओं, गैस के अलावा भी हो सकते हैं, या अन्य अणुओं के टकराव के कारण इसका जो तरंगों का जो बिखराव होता है, टकराव से सौर विकिरण की लघु तरंगों का होने वाला बिखराव, बिखर जाती हैं वो, ये क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। समझ रहे आप? देखो प्रकीर्णन के जो बेस्ट उदाहरण है, इसका उदाहरण आएगा, उदाहरण पे क्वेश्चन आएगा कि भाई प्रकाश के प्रकीर्णन का कौन सा उदाहरण है। और प्रकाश के प्रकीर्णन का सबसे बड़ा उदाहरण है दिन के समय आकाश का रंग नीला दिखाई देना। यह किस कारण होता है? इसी प्रकीर्णन के कारण होता है। सुबह और शाम के समय, सुबह और शाम के समय सूर्य के आसपास जो लालिमा दिखती है, आसपास लाल क्षेत्र दिखता है ना, लालिमा दिखना, यह भी किसके कारण होता है? यह भी प्रकीर्णन के कारण ही होता है। इस पे क्वेश्चन आएगा, है ना, कि यह प्रकाश की कौन सी घटना है, कि साहब यह प्रकाश की प्रकीर्णन वाली घटना है। दूसरा होता है, दूसरी प्रकाश की घटना होती है विसरण, डिफ्यूजन। विसरण होता है डिफ्यूजन, प्रकीर्णन होता है स्कैटरिंग। समझ रहे? अब देखो गैस के कणों के अलावा और थोड़े बड़े कण भी होते हैं। कौन से? धूल के कण होते हैं, जल के कण होते हैं, है ना। तो क्या होता है कि इनके कणों से टकराकर भी ये ज्यादा फैलता है। धूल के कण और जल वाष्प के कणों से टकराकर ये और ज्यादा फैलता है। इसी को प्रकाश का क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। मैं लिख देता हूं, सौर विकिरणों का वायुमंडल के धूल के कणों तथा जल के कणों से टकराकर फैलना। समझ रहे आप? अब देखिए इस विसरण की प्रक्रिया के कारण जो आपको चीजें दिखाई देंगी ना, तो इससे क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। इससे क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है ना, वायुमंडल में उपस्थित विस्तृत प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। मैं लिख देता हूं, उदाहरण क्या है? इस प्रक्रिया के कारण सुबह वो शाम को प्रकाश मंद मंद प्रकाश हो जाता है ना। दिन में कितनी तीखी धूप होती है, बट शाम को यह प्रकाश वायुमंडल में फैल जाता है, पूरा प्रकाश। आप देखो तो बिल्कुल जैसे सूर्य है, सूर्य का अस्त हो रहा है, एकदम हमारे ऊपर पीला रंग होता है, फिर उससे थोड़ा आगे जाएंगे थोड़ा ऑरेंज होता है, और एकदम सूर्य के पास लाल रंग होता है ना। और ये जो सुबह और शाम का प्रकाश है ना, इसे सांध्य प्रकाश, सांध्य प्रकाश, आपने शायद सांध्य प्रकाश शब्द सुना हो, नहीं सुना हो, बट ट्वाइलाइट जरूर होगा। इसे ट्वाइलाइट बोला जाता है, ट्वाइलाइट कहा जाता है। सुबह और ये शाम को जो प्रकाश आता है ना, इसे सांध्य प्रकाश कहा जाता है। एकदम ये ऐसे फैल जाता है। ओके, फिर देखिए विसरण हो गया, प्रकीर्णन हो गया, एक चीज और होती है परावर्तन। तीसरी चीज क्या होती है इसमें? परावर्तन। परावर्तन तो आप समझते ही, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जहां से वो आई थी। इसे प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर
पुनः लौट जाती है। मतलब जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम से वापस दौड़ जाती है। इसे ही क्या कहते हैं अपन? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। अब यहां पर एक वैज्ञानिक है, उन्होंने एक बात कही थी, क्रिचफील्ड। उनका नाम क्या था? क्रिचफील्ड। क्रिचफील्ड के अनुसार सौरिक विकिरण का, यही सूर्य से आने वाले विकिरण, सौरिक विकिरण का लगभग 51%, कितने प्रतिशत? 51%, सौर विकिरण का लगभग 33% बादलों की सतह से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है। लगभग 33% बादलों की सतह तथा धूल के कणों से टकराकर पुनः अंतरिक्ष में लौट जाता है। अंतरिक्ष में लौट जाता है। बात समझ रहे? क्रिचफील्ड के अनुसार। और लगभग 2% धरातल से टकराकर लौट जाता है। धरातल से टकराकर लौट जाता है। बात समझ रहे? तो देखो 33 यूं गया, 2 यूं गया, मतलब कि 35% तो धरातल को गर्म करने के काम आता ही नहीं है। अर्थात लगभग 35% सौरिक विकिरण धरातल को गर्म करने के काम नहीं आता है। बात समझ रहे? एक्चुअल में इसी को क्या कहते हैं? एल्बिडो। क्या कहते हैं? एक शब्द है, बहुत काम का शब्द है, यहां लिखता हूं एल्बिडो। कभी आपको पूछ ले कि एल्बिडो क्या है? एल्बिडो क्या है? आपतित विकिरण, यानी कि सूर्य से कितना विकिरण आया? आपतित विकिरण बट्टा पृथ्वी से टकराकर वापस परावर्तित विकिरण। परावर्तित विकिरण, इसे ही क्या कहा जाता है? पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। कितनी किरणें आई और कितने वापस चली गई, है ना? इसी को हम क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। और एक बात और है ना? एक बात और है, सौर विकिरणों का जो परावर्तन है हमेशा लघु विकिरणों में होता है। देखो मैंने एक्चुअली समझाने के लिए आपको वहां पराबैंगनी विकिरण लिखा था, उसमें गामा रेडिएशन भी होते हैं, एक्स रेज भी होती हैं। 400 नैनोमीटर से कम कुछ भी है वो सब कुछ इसी में आएगा। समझ रहे? तो सौर ऊर्जा का वो लघु विकिरण जो है 400 नैनोमीटर से कम, वो एक्चुअल में तो क्या होते हैं? सारे ही परावर्तित हो जाते हैं, हम तक पहुंचते ही नहीं है। ठीक है, तो आप कर लोगे इसको आराम से, है ना? अब देखो इसमें एक चीज और होती है, अवशोषण। अवशोषण भी होता है यार। ये जो जल वाष्प हैं, गैसें हैं, ये क्या करती हैं? अवशोषण कर लेती है ना? तो अलग से लिखूं, यहीं लिख दूं मैं, यहीं पे नंबर लगा के लिख देता हूं। 4 नंबर है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो वायुमंडल की जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये क्या करती है? इसका अवशोषण कर लेती है ना? ओजोन भी करती है, नाइट्रोजन भी करती है ना? तथा जल वाष्प द्वारा, जल वाष्प भी भैया वायुमंडल को गर्म रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो सौरिक विकिरणों का अवशोषण किसके द्वारा हो जाता है? ये वायुमंडल की गैसों द्वारा हो जाता है। ओजोन गैस कर लेती है। ये जो पराबैंगनी विकिरण आते हैं, इनका अवशोषण किसके द्वारा हो जाता है? ओजोन गैस के द्वारा हो जाता है। इसीलिए तो ओजोन परत होती है। अवशोषण मतलब सोख लेना। ओके, ठीक है। अब देखिए एक और इसमें टॉपिक आता है
कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है, ये भी अपने सिलेबस में है ना। तो एक लास्ट चीज करा देता हूं मैं आपको, पृथ्वी का ऊष्मा बजट। बजट तो समझते हो ना, कितने विकिरण आए कितने वापस गए, इसी का जो हिसाब है उसी को क्या कहते हैं, ऊष्मा बजट। तो देखो क्या कहूं मैं, लिख ही देता हूं, बोलने से अच्छा क्या है, लिख दूं तो आप ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हो। पृथ्वी द्वारा सौरिक विकिरण से प्राप्त की गई ऊष्मा तथा पार्थिव विकिरण द्वारा परावर्तित की गई, पार्थिव विकिरण द्वारा होने वाला ऊष्मा का ह्रास, वही परावर्तन के कारण होगा, ह्रास होगा, का ह्रास पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहलाता है। देखो यहां पे एक शब्द आया है पार्थिव विकिरण, कहां गया, ये रहा, एक शब्द आया है पार्थिव विकिरण। देखो पृथ्वी की सतह से टकराना, वायुमंडल की गैसों से टकराना, बादलों से टकराना या बर्फ की सतह से टकराना, जहां कहीं भी प्रकाश की किरणें टकराकर वापस जा रही हैं, ये जाने वाले विकिरण जो आके टकराए और टकरा के वापस जा रहे हैं, इसी को क्या कह रहे हैं, पार्थिव विकिरण। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं अगर आप टकराओगे तो कुछ ना कुछ ऊष्मा का ह्रास तो जरूर होगा या अवशोषित हो जाएगा, है ना। इसी को पृथ्वी का क्या कहते हैं, ऊष्मा का बजट कहते हैं, है ना। तो वायुमंडल से जब गुजर रहे हैं तब भी क्या होगा, कुछ ना कुछ भाग अवशोषित हो जाएगा, कुछ भाग पृथ्वी तक पहुंचेगा। तो बेसिकली क्या होता है, मैं लिख के बताता हूं आपको कि पृथ्वी की ऊष्मा बजट के आंकड़े क्या है। देखिए यदि सौरिक विकिरण मैं मान लेता हूं कितने 100%, सूर्य से कितने सौरिक विकिरण आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से 35%, पीछे अभी बात आई थी ना 33+2 जिसको परावर्तित किया जाता है, इन्हें वायुमंडल द्वारा पुनः अंतरिक्ष में परावर्तित कर दिया जाता है, परावर्तित कर दिया जाता है, यानी कि ये तो कभी भी पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ना। अब देखिए इन 35% में ये कभी पहुंचेंगे ही नहीं हम तक, है ना। पर 35% का आंकड़ा जो लाए हो, इसमें किसका कितना योगदान है ना। जैसे इन 35 में से जो 6% प्रकाश है वो किसके द्वारा चला जाएगा, प्रकीर्णन द्वारा। पीछे अभी बताया मैंने आपको प्रकीर्णन क्या होता है ना। 27% जो है ये हो जाएगा किसके द्वारा परावर्तित, ये होगा परावर्तित किसके द्वारा, बादलों द्वारा परावर्तित। 27 और 6 कितना हो गया, 33, और 2% जो है ये परावर्तित होगा हिम द्वारा। हिम बर्फ समझ गए, हिम द्वारा। ये तो आप तक कभी पहुंचेगा ही नहीं, है ना। फिर कितना बचा अपने पास, देखो हाँ, तो 35% तो हमारे तक पहुंचा ही नहीं। अब कितना बच रहा है, पीछे बच रहा है 65%, है ना। तो 65%
65% सौरिक विकिरण पृथ्वी तक पहुंचता है। ठीक है, अब ये किसी न किसी द्वारा तो अवशोषित करना पड़ेगा ना, है ना। तो इसमें आप याद रखोगे कि इस सौर विकिरण का लगभग 51% भाग जो है, 51%, ये लिया जाता है पृथ्वी के धरातल द्वारा। हमारा जो पृथ्वी का धरातल है ना, वो 51% भाग इसका अवशोषित करता है। पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित कौन ग्रहण करेगा? पृथ्वी का धरातल अवशोषित करेगा। और पीछे कितना बच जाएगा? ये 14 बच जाएगा ना, 51 10 पैसा 14% बच जाएगा। ये आपका वायुमंडल अवशोषित करेगा। ये कौन अवशोषित करेगा? वायुमंडल द्वारा अवशोषित। आप समझ रहे? मोटा मोटा ये पृथ्वी का बजट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 100% आया, इसमें से 65% तो चला गया, 6% प्रकीर्णन द्वारा गया, 27% परावर्तित बादलों द्वारा हुआ, 2% हिम द्वारा हुआ, है ना। 65% में से 51% पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित हो गया, 14% किसके द्वारा? वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो गया। ठीक है, इसके आगे भी दोस्तों बहुत चीजें हैं। अब ये जो अवशोषण हुआ है पृथ्वी के द्वारा और वायुमंडल के द्वारा, इसको भी अपन और तोड़ सकते हैं। बात समझ रहे हैं? इसमें से 17% तो जो है सीधा हमारे इधर जल वगैरह द्वारा, ये महासागरों का जल गर्म होता है, उसमें फिर गुप्त ऊष्मा के द्वारा जल जो है वो वाष्प में कन्वर्ट होता है। मतलब इसका और आगे और भी हिसाब है ना। बट आप जिस लेवल पे पढ़ रहे हो, ऐप में तो मैंने और आगे पढ़ाया है इसको, है ना। बट आप जिस लेवल पे पढ़ रहे हो उसमें मुझे लगता है आप यहीं तक करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसमें एक एल्बिडो वाला सवाल बनता है, मैंने पीछे बता दिया है ना। एल्बिडो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पृथ्वी से परावर्तित होकर जितनी मात्रा वायुमंडल वापस जा रही है उसकी जो दर है, रेट है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? एल्बिडो। वो एक परिभाषा भी हो सकती है। एनीवे दोस्तों, बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये, इतना आसान नहीं जितना आसान लगता है कि सौर तप हो गया। मैंने आगे जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं आपके लिए, है ना, ये सब इसके वो हैं क्या, क्वेश्चंस है ये। जैसे कि ये फोटोन वाला क्वेश्चन है ना, ये फोटोस्फीयर वाला क्वेश्चन है। इसमें अगर आप जाओगे तो सौर्य के विकिरण कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं भाई। लघु तरंग विकिरण कितने प्रतिशत आते हैं? 6%। मध्यम कितने आते हैं? 52%। दीर्घ तरंग कितने आते हैं? है ना, 42%। ये आपको करना पड़ेगा। सौर स्थिरांक क्या है? सौर स्थिरांक का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर देखिए सूर्य विकिरण को कौन कौन चीजें प्रभावित करती है, कैसे प्रभावित करती है? उपसौर अपसौर फिक्स क्वेश्चन है, कितनी बार आ जाता है ये। ठीक है, फिर अक्षांशीय विस्तार क्या है, और सौर विकिरण के अवक्षय किन किन, प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन पूछ लेंगे आपसे। ये घटना पूछ लेंगे कि ये घटना किसका उदाहरण है? प्रकीर्णन का उदाहरण है। ये सब ये घटना किसका उदाहरण है? सब विसरण का उदाहरण है ना। परावर्तन आपको पूछ लेंगे। क्रिचफील्ड के ये मेन आदमी क्रिचफील्ड, किसने ये बात बोली है कि 33% बादलों की सतह से और टकरा के पुनः अंतरिक्ष में चला जाएगा, 2% धरातल से टकरा के हो जाएगा। मतलब कि 35% आने वाला सूर्य का प्रकाश तो हमेशा वापस चला ही जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बनते हैं इसमें, है ना। आपको लग रहा होगा ना क्वेश्चन कैसे आते हैं, साहब क्वेश्चन कैसे आते हैं? इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। नोट्स अब मैं पूरे बनवा रहा हूं, अच्छे से आप इनको मेंटेन करिए। कॉपी के अंदर एक बड़ी अलग कॉपी बनाइए और लेक्चर आपके लिए आते रहेंगे। तो दोस्तों इतना ही। कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, कमेंट जो भी आप करना चाहे, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं इससे संबंधित, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इस पर्टिकुलर चैप्टर का एक पार्ट और है तापमान, वो मैं एक अलग लेक्चर ले लूंगा, है ना, उसके ऊपर करता हूं मैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपके सामने। धन्यवाद।